दोस्तों, आज के दौर में हमारी दुनिया में जितने भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो सऊदी अरबिया के इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, यानी जिन लोगों ने भी सऊदी अरबिया के लगभग पिछले पूरे 100 साल के इतिहास को ही पढ़ रखा है और उसके ऊपर वो अच्छी पकड़ भी रखते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे लोगों से ये सवाल करेंगे कि भाई आप लोग अपनी नॉलेज के मुताबिक बताइए कि सऊदी अरबिया के इतिहास का सबसे अच्छा और सबसे काबिल बादशाह कौन सा था, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनमें से 90% लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बादशाह का नाम लेंगे, और वो बादशाह कोई और नहीं होगा बल्कि वही होगा कि जिसको दुनिया शाह फैसल के नाम से याद करती है। क्योंकि ये अनडिनाइबल फैक्ट है कि 1932 में वजूद में आने वाले इस सऊदी अरबिया को अपने पूरे ही इतिहास में शाह फैसल जैसा कोई काबिल, बहादुर, निडर यानी कि बेखौफ और दूरदर्शी बादशाह मिला ही नहीं है। एक ऐसा इंसान कि जिसने अपने देश के लिए तो वो सब कुछ किया ही कि जिसका एहसान शायद उसके देश के लोग कभी भी नहीं चुका सकेंगे, मगर साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और स्पेशली मुस्लिम दुनिया के लिए भी ऐसे ऐसे काम कर डाले कि जिनका करना उस दौर में लगभग नामुमकिन समझा जाता था। यही वजह है कि कई दशक गुजर जाने के बाद भी आज के दौर में भी हम देखते हैं कि मुस्लिम दुनिया के आम लोग वक्त वक्त पर अपने देशों के बड़े बड़े लीडर्स को शाह फैसल से इंस्पायर होने की एडवाइस देते हैं और उनको उनके नक्शे कदम पर चलने की सलाह देते ही रहते हैं। वहीं इसके उलट अगर कभी कोई मुस्लिम देश का कोई बड़ा नेता दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से बेखौफ होकर कोई बड़ा और अलग हटकर फैसला ले लेता है तो फिर उसकी तारीफ करते हुए उसको शाह फैसल का शिष्य भी बताया जाता है और उसको उनका फॉलोअर्स बताया जाता है। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि सऊदी अरबिया देश के अंदर भी आज के दौर में हम लोग ये जो बेपनाह मालो दौलत देखते हैं, इसका क्रेडिट भी अगर 90% से ज़्यादा किसी एक इंसान को दिया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाह फैसल हैं। मगर आखिर में अब सवाल यही है कि आखिर ये शाह फैसल थे कौन, इन्होंने कौन कौन से बड़े फैसले लिए थे, ऐसे कौन से काम कर दिए थे कि जिनको शायद सऊदी अरबिया के इतिहास में कभी भुलाया ही नहीं जा सकेगा। क्या वजह है कि सऊदी अरबिया के न्यू और यंग लीडर यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में भी ये माना जाता है कि वो शाह फैसल को फॉलो करते हैं और उनकी ही तरह बनने की कोशिशें कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर शाह फैसल की मौत को आज भी एक बड़ी पहेली के तौर पर क्यों देखा जाता है, उनको किसने कत्ल किया था और क्यों कत्ल किया था, और क्या उनके कत्ल के पीछे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसीज यानी कि CIA और मोसाद का कोई हाथ था या फिर नहीं था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि किंग शाह फैसल का जन्म 14 अप्रैल सन 1904 में रियाद शहर में हुआ था। आपको बता दूं कि ये बचपन से ही न सिर्फ नॉलेज के लिहाज से काफ़ी काबिल थे बल्कि साथ ही साथ फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उस दौर में जंगों में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उन सब पर ही लगभग इनको महारत हासिल थी। इसके अलावा इनको एक कामयाब डिप्लोमेट के तौर पर भी याद किया जाता है क्योंकि इनके फादर ने डिप्लोमेसी के ज़्यादातर काम विदेश भेज कर शाह फैसल से ही करवाए थे और ये माना जाता है कि वो सारे कामों को शाह फैसल के सिवा शायद कोई दूसरा इंसान कर भी नहीं सकता था। दरअसल दोस्तों मैटर ये था कि शाह फैसल के जो फादर थे यानी कि अब्दुल अजीज, उनके बेशुमार बेटे थे। अब सऊदी हुकूमत के कानून के मुताबिक बाप की मौत के बाद उसके सबसे बड़े बेटे को ही बादशाह बनाया जाना था और जाहिर है कि शाह फैसल उनके पहले बेटे नहीं थे बल्कि पहले बेटे का नाम था प्रिंस तुर्की कि जिसकी ऑलरेडी 18 से 19 साल की कम उम्र में ही मौत हो गई थी। दूसरे बेटे का नाम था सऊद कि जो शाह फैसल से बिल्कुल उलट था, यानी जहां एक तरफ शाह फैसल बहुत ज़्यादा काबिल, बहादुर, होशियार और विजनरी इंसान थे यानी दूरदर्शी इंसान थे, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा बेटा यानी कि सऊद उतना ही ज़्यादा सुस्त, काहिल और अय्याश इंसान था। अब क्योंकि अब्दुल अजीज को तो सऊदी अरबिया का फ्यूचर अपने दूसरे बेटे शाह फैसल के अंदर ही दिखा करता था और वो अच्छी तरह से जान भी गए थे कि सऊदी अरबिया को अगर कोई हैंडल कर सकता है और कोई तरक्की की तरफ ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाह फैसल हैं। इसीलिए अक्सर अब्दुल अजीज की तरफ से ये कहा जाता था कि काश सऊद नाम का मेरा कोई बेटा ही ना होता, उसके बदले मेरे पास दो फैसल होते। सन 1953 में जब उस वक्त के सऊदी बादशाह यानी कि अब्दुल अजीज की मौत हुई और उनकी मौत के बाद उनके बड़े बेटे यानी कि सऊद को सऊदी का हुक्मरान बनाया गया, तो उसके हुक्मरान बनते ही बिल्कुल वही हुआ कि जिसका डर पहले से ही सऊदी अरबिया के आम लोगों को सता रहा था। तरक्की करता हुआ सऊदी अरब कि जिसको बनाने में शाह फैसल और उसके फादर यानी कि अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, अब वो बड़ी तेजी के साथ गरीबी और कमजोरी की तरफ आने लगा। वजह ये थी कि सऊदी के नए हुक्मरान यानी सऊद की 100 के करीब तो बीवियां और लौंडियां थीं जिनके साथ वो अक्सर वक्त बिताता रहता था। फजूल खर्ची अपनी आखिरी इंतहा को पहुंच चुकी थी। सऊद नाम के इस नए हुक्मरान
حکمران کو نئے نئے محل بنوانے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ سعودی عربیہ میں چاہے کچھ بھی ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر شاہی محل بننا نہیں رکنا چاہیے۔ یہ انسان اپنے اوپر تو جو فضول خرچی کرتا تھا وہ کرتا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ شاہی خاندان کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہر مہینے کی پینشن ہوا کرتی تھی اس کے اماؤنٹ کو اس نے بڑھا دیا تھا۔ سعودی عربیہ بڑی تیزی کے ساتھ قرضے میں ڈوبنے لگا تھا اور بھی چھیتروں میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھسلتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہ فیصل اور ان سبھی شاہی خاندان کے لوگوں کو بہت زیادہ دکھ ہوا کرتا تھا کہ جو شاہ فیصل کی طرح ہی سوچ رکھا کرتے تھے۔ مگر ظاہر ہے دوستو، ہر چیز کی اپنی ایک انتہا ہوتی ہے اور سعود کی طرف سے کیے جانے والی فضول خرچی اور عیاشیوں کی بھی ایک انتہا تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی کے عام لوگ سعود سے بہت زیادہ ناراض رہنے لگے اور ساتھ ہی شاہی خاندان میں بھی اب بہت زیادہ بغاوت کے سر اٹھنے لگے تھے۔ آخر میں جب پریشر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو دباؤ میں آ کر سعود کو سعودی حکومت کی چابی ان شاہ فیصل کے حوالے کرنی پڑی کہ جو آلریڈی ان ساری چیزوں سے ناراض ہو کر حکومت کے سسٹم سے دوری بنا چکے تھے۔ فی الحال جیسے ہی سعودی حکومت کی باغ ڈور اب شاہ فیصل کے ہاتھوں میں آئی، انہوں نے فوراً نئے نئے قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ شاہ فیصل کے سامنے سب سے پہلے دو چیلنج تھے۔ پہلا چیلنج تو گرتی ہوئی اکانومی کو سنبھالنا، جبکہ دوسرا چیلنج سعودی عربیہ کو ماڈرنائز کرنا، کیونکہ شاہ فیصل ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی زندگی کا سارا حصہ راجنیتی میں گزارا تھا اور اس نے پوری دنیا کو بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہ فیصل کو پتا تھا کہ اگر سعودی عربیہ کو بھی وقت کے ساتھ نہیں بدلا گیا تو یہ اتہاس کے پنوں میں کہیں گم ہو کر رہ جائے گا۔ جہاں تک سوال اکانومی کا تھا تو شاہ فیصل نے جہاں ایک طرف آمدنی کے نئے نئے سورسز ڈھونڈے تو وہیں دوسری طرف اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ خرچوں پر روک لگائی۔ سب سے پہلے تو نئے نئے شاہی محل کے ان سارے پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا کہ جو دراصل پچھلے بادشاہ یعنی کہ سعود کے دور میں شروع کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی ان عالی شان اور مہنگی گاڑیوں کے امپورٹ پر بھی پوری طرح سے روک لگا دی گئی کہ جو سعود کے دور میں دھڑلے سے آیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو پرانے محل تھے بھی ان کے خرچوں کو کافی لمیٹڈ کر دیا گیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شاہ فیصل یہ سب کچھ صرف کاغذی طور پر نہیں کر رہے تھے بلکہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہے تھے۔ وہ لگ بھگ 14 سے 15 گھنٹے لگاتار ایکٹیو رہا کرتے تھے اور حکومت کا کام دیکھتے رہتے تھے۔ انہی کے دور میں ہی پہلی بار سعودی کی آرمی پر بھی نئی طریقے سے کام کرنا شروع کیا گیا تھا اور اس کو باقاعدہ ایڈوانس ہتھیار دینے بھی شروع کر دیے گئے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ شاہ فیصل کے دور میں ہی سعودی عربیہ نے ترقی کرنا شروع کی تھی، چاہے معاملہ سعودی عربیہ کے ریگستان میں سڑکیں اور ہائی ویز بنانے کا ہو یا پھر ایئرپورٹس بنانے کا ہو، اچھے اچھے اسکولز اور یونیورسٹیز بنانے کا ہو، یہ سب کچھ شاہ فیصل کے دور سے ہی شروع ہوا تھا۔ لڑکیوں کی ایجوکیشن یعنی لڑکیوں کی تعلیم کے جس کو سعودی عربیہ میں بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا تھا، ان کے اسکول کھولنے کا کریڈٹ بھی شاہ فیصل کو ہی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کو ہی غلام بنانے کا کانسیپٹ کہ جو آلریڈی 20ویں صدی کے شروعات میں لگ بھگ دنیا بھر سے ختم ہو چکا تھا، وہ سعودی عربیہ میں ابھی تک باقی تھا۔ اس کو بھی 1962 میں شاہ فیصل نے ہی ختم کیا تھا۔ شاہ فیصل نے ہی 1965 میں سعودی عربیہ کے پہلے ٹی وی اسٹیشن کو ریاض میں شروع کیا تھا۔ حالانکہ اس چیز کو لے کر جہاں ایک طرف شاہ فیصل کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایجوکیشن میں ایک بڑا کردار ادا کرے گا اور ٹیکنالوجی کو سعودی عربیہ میں لے کر آئے گا، تو وہیں دوسری طرف وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے وہ اس کی کھلی مخالفت کر رہے تھے۔ سعودی عربیہ سے الگ ہٹ کر اگر انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کی جائے تو ویسے تو شاہ فیصل کے رشتے بھی امریکہ کے ساتھ سعودی کے دوسرے راجاؤں کی طرح اچھے اور برے دونوں طرح کے رہے ہیں، مگر ہاں جس وقت برے رہے اس وقت شاہ فیصل نے کوئی لحاظ نہیں کیا اور اس طرح کا رویہ اپنایا کہ جس کی امید امریکہ نے سعودی عربیہ کی تو بات چھوڑیے بلکہ دنیا کے کسی دوسرے طاقتور دیش سے بھی نہیں کی ہوگی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ شاہ فیصل سعودی اتہاس کے وہ اکلوتے راجا تھے کہ جو نہ صرف امریکہ کو آنکھ دکھانے میں بلکہ جھکانے میں بھی کافی حد تک کامیاب ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آج کے دور میں 57-58 مسلم دیشوں سے ملا کر بنا ہوا OIC نام کا جو گروپ مشہور ہے، اس کی بنیاد بھی دراصل شاہ فیصل نے ہی رکھوائی تھی۔ وہ بات الگ ہے کہ ان کی موت کے ساتھ ہی اس گروپ کا اثر دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا اور آج کے دور میں تو لگ بھگ یہ پوری طرح سے ناکامیاب نظر آتا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے 1973 کی اس جنگ کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا کہ جو دنیا کے کچھ مسلم دیشوں کے بیچ اور اسرائیل کے بیچ ہوئی تھی۔ اس کو عام طور پر کپور وار یا پھر رمضان وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ویسے ظاہری طور پر تو اس جنگ کو ایجپٹ اور سیریا ہی لیڈ کر رہے تھے، مگر اندرونی طور پر باقی لگ بھگ سبھی مسلم دیشوں کا بھی ان دونوں دیشوں کو سپورٹ حاصل تھا۔ شروعاتی دنوں میں انہوں نے اسرائیل کے اوپر بڑھت بھی بنائی اور ایسے حالات بن گئے تھے کہ مانو اسرائیل اپنا وجود
खोने के करीब आ चुका था। मगर फिर वही हुआ कि जिसका डर पहले से ही मुस्लिम देशों को सताया करता था। इजराइल के वजूद को बचाने की खातिर आखिरकार अमेरिका इस जंग में कूद ही गया। मगर इस बार सऊदी किंग यानी कि शाह फैसल ने अमेरिका के इस बड़े कदम के लिए भी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अमेरिका इस जंग में कूदा, वैसे ही शाह फैसल ने लगभग सारे ही मुस्लिम देशों की लीडर्स को इकट्ठा करके और सहमति बनाकर अमेरिका को तेल बंद करने की धमकी देना शुरू कर दी। अमेरिका को लगा ये सिर्फ धमकी है, वरना इन लोगों की क्या हैसियत है, ये तो आपस में ही लड़ते हैं और ये भला ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। मगर अमेरिका भूल में था, क्योंकि इस बार सच में इन सारे मुस्लिम देशों ने शाह फैसल की लीडरशिप में अमेरिका को चैलेंज करते हुए पूरे ही वेस्टर्न वर्ल्ड का तेल पूरी तरह से बंद कर दिया। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि जब अरब के किसी लीडर ने अमेरिका के खिलाफ ये करने की जुर्रत की थी। तेल बंद करना था कि मानो अमेरिका को दिन में तारे नजर आ गए। अगले 1-2 दिन में ही हालात इतने बिगड़े कि जगह जगह की बिजली गुम होने लगी। पंप के जहां पर थोड़ा बहुत तेल बचा हुआ करता था या इस जैसी और जगहों पर, वहां पर हथियार लेकर गार्ड्स को खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि ऐसी सारी ही जगहों पर आम लोगों ने लूटपाट करना शुरू कर दी थी। सारी गाड़ियों को भी घरों पर ही बंद कर दिया गया था या फिर सड़कों के किनारे लगा दिया गया था, क्योंकि वो अब पूरी तरह से यूजलेस हो चुकी थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना काम करना बंद कर दिया था। अगले 2-3 दिन के अंदर ही अमेरिका की इकोनॉमी को कितना बड़ा लॉस हुआ था, इसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। वैसे तो इस तेल बंदी की वजह से अमेरिका में कैसे हालात बने थे और क्या क्या नुकसान हुए थे, ये टॉपिक इतना बड़ा और इतना लंबा है कि जिसको इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। किसी दिन हम लोग इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में शाह फैसल के बारे में ही बात करते हैं। आप लोग इतना समझिए कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि अब बदले में अमेरिका ने भी सऊदी अरबिया को धमकी देना शुरू कर दी। धमकी के तौर पर उसने ये कहा कि अगर ये तेल बंदी बंद नहीं की गई तो हम बहुत जल्द ही सऊदी अरबिया के कुओं पर हमला कर देंगे। अमेरिका की तरफ से जब सऊदी अरबिया को हमला करने की धमकी दी गई तो उसके जवाब में शाह फैसल ने वो कहा कि जिसने उस दौर में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। शाह फैसल का जवाब था कि हम तो वो लोग हैं कि जो इस रेगिस्तान में पानी और खजूरों से भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा अभी तक यही करते आए हैं। मगर हमें मालूम है कि अब तुम लोग तेल के बगैर जिंदा रहना तो दूर, बल्कि जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। फिलहाल दोस्तों, इस जंग का रिजल्ट क्या हुआ था, ये जंग कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, ये सब कुछ आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से जान सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस जंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। दौर गुजरता गया, सऊदी अरबिया भी तरक्की करता गया और सब कुछ वही होता रहा कि जो शाह फैसल चाह रहे थे। मगर फिर दौर आया 1975 का। दिन था 25 मार्च सन 1975 का कि जब शाह फैसल अपने रियाद के शाही महल में बैठे हुए थे। दरअसल शुरू से ही उनका ये दस्तूर रहा था कि वो अपने शाही महल में आकर बैठा करते थे, आम लोगों की फरियादें सुना करते थे और उनका फैसला किया करते थे। उस दिन भी वो दस्तूर के मुताबिक अपने शाही महल में आए और बहुत सारे आम लोगों से मिलना उन्होंने शुरू कर दिया। उसी दिन उनकी मुलाकात उस स्पेशल टीम से भी होने वाली थी कि जो दरअसल कतर से शाह फैसल से मिलने के लिए आई थी। मगर इन लोगों से मुलाकात करने से पहले ही जब शाह फैसल आगे बढ़े तो अचानक से उनकी नजर पीछे खड़े हुए अपने एक भतीजे पर पड़ी। इस भतीजे का नाम भी दरअसल प्रिंस फैसल ही था और ये शाह फैसल के सौतेले भाई का बेटा हुआ करता था। ये कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौट कर आया था, तो शाह फैसल को ये महसूस हुआ कि शायद ये इनसे मिलने आया है। ये फौरन मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और इन्होंने अपनी पेशानी को आगे बढ़ाया ताकि इनका भतीजा उसको बोसा दे सके, यानी उनकी पेशानी को चूम सके। वजह ये थी क्योंकि सऊदी किंगडम की जो रॉयल फैमिली है उसके यहाँ ये दस्तूर चला आ रहा है कि जो बड़ा इंसान होता है वो छोटे लोगों के सामने अपनी पेशानी आगे बढ़ाता है और मोहब्बत के तौर पर, अदब के तौर पर छोटे लोग उसकी पेशानी को चूमते हैं। मगर जैसे ही शाह फैसल ने अपनी पेशानी को अपने भतीजे के आगे बढ़ाया, उनके भतीजे ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और लगातार एक के बाद एक 3 गोलियां चलाईं। इन 3 गोलियों में से पहली ही गोली शाह फैसल के माथे पर लगी, जबकि दूसरी कान के पास से निकली और तीसरी मिस हो गई। मगर जाहिर है वो पहली गोली ही काम कर चुकी थी और शाह फैसल देखते ही देखते जमीन पर गिर चुके थे। शाह फैसल की गोली लगते ही उनके रॉयल गार्ड एक्टिव हो गए और उनमें से एक गार्ड चिल्लाया कि प्रिंस फैसल को जिंदा पकड़ना है, इसीलिए उसको जिंदा पकड़ा गया और दूसरी तरफ शाह फैसल को फौरन हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया गया। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी शाह फैसल को नहीं बचाया जा सका और अगले कुछ वक्त के अंदर ही उन्होंने हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगले कुछ मिनट्स के अंदर ही सऊदी अरबिया के साथ साथ पूरी ही दुनिया में ये खबर चल चुकी थी कि अब किंग शाह फैसल हमारी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं।
RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, शाह फैसल तो इस दुनिया से जा चुके थे, मगर अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उनके खुद के भतीजे यानी कि प्रिंस फैसल ने उनको उनके ही शाही महल में क्यों कत्ल किया था। तो दोस्तों, जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो शुरुआती जांच पड़ताल में तो प्रिंस फैसल को एक दिमागी मरीज भी करार दे दिया गया था और ये फैसला कर लिया गया था कि इसको कोई सजा सुना ही नहीं जाएगी, क्योंकि आमतौर पर दुनिया का यही कायदा कानून होता है कि अगर कोई दिमागी मरीज है तो फिर उसको सजा नहीं दी जाती है। मगर एक बार फिर से जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से सही है, बल्कि उसने ये जो मर्डर किया था यानी कि शाह फैसल को कत्ल किया था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया था। तो इसीलिए आखिरकार इस प्रिंस फैसल नाम के भतीजे को भी 18 जून के दिन फांसी की सजा सुना दी गई, क्योंकि सऊदी कानून के हिसाब से मौत का बदला मौत ही होता है। और 18 जून के दिन ही शाम के लगभग 4:30 बजे एक खास जगह पर इसकी फांसी को अंजाम भी दे दिया गया, यानी एक तलवार के जरिए से इसके सर को कलम किया गया था। इसकी फांसी से पहले बकायदा शहर में घूम घूम कर ये ऐलान किया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर हाजिर रहने के लिए कहा गया था। इसीलिए इसका सर जहाँ पर कलम किया गया था वहाँ पर ऑलरेडी लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। फिलहाल ये इंसान भी ख़त्म हो गया, मगर सवाल यही था कि आखिर इस भतीजे ने भी शाह फैसल को कत्ल क्यों किया था। तो इसके पीछे बहुत सारी अलग अलग वजह बताई जाती हैं। एक वजह तो ये भी बताई जाती है कि क्योंकि ये जो प्रिंस फैसल था, इसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और जर्मनी जैसे वेस्टर्न देशों में गुजरा था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खर्चीला था। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किंग फैसल ने अपनी हुकूमत के शुरुआती दौर में ही उस पेंशन यानी कि उस पूरे अमाउंट में कटौती कर दी थी जो अमाउंट हर महीने शाही ख़ानदान के लोगों को खर्चे के लिए दिया जाता था। और ये कदम शाह फैसल ने सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को संभालने के लिए किया था। तो शाह फैसल के इस कदम से उस दौर में शाही खानदान के जो कुछ लोग नाराज थे, उनमें एक बड़ा नाम इस भतीजे यानी कि प्रिंस फैसल का भी था। इसके अलावा कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि क्योंकि प्रिंस फैसल ने अमेरिका में पढ़ाई की थी और जर्मनी में भी वो रहा था, तो इस पूरे ही लंबे दौर में वो अल्कोहल और ड्रग्स जैसी चीज़ों का आदी हो गया था, जिसकी वजह से जब वो सऊदी अरबिया आता था तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको सऊदी अरबिया में नहीं मिल पाती थीं और वो बार बार इन सब चीज़ों की चाहत में अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का दौरा किया करता था। ऐसे ही हालात में एक बार शाह फैसल के ऑर्डर पर इस भतीजे यानी कि प्रिंस फैसल के पासपोर्ट को जब्त करवा लिया गया था। और ये पासपोर्ट भी इसीलिए जब्त करवाया गया था क्योंकि उनको शक था ये बार बार विदेश ड्रग्स या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों के लिए ही जाया करता है। हालांकि दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि क्योंकि शाह फैसल के दौर में सऊदी अरबिया के रिश्ते अमेरिका या फिर इजराइल के साथ कुछ खास अच्छे नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने तो वक्त वक्त पर बार बार अमेरिका को चैलेंज भी किया था, बल्कि वो कदम भी उठा लिया था कि जो कदम शायद इतिहास में कभी नहीं उठाया गया था। वहीं उसी दौर में ही ये भतीजा यानी कि प्रिंस फैसल अमेरिका में रहा करता था और शाह फैसल को नापसंद किया करता था। साथ ही साथ शाह फैसल को नापसंद करने की वजह से ऑटोमेटिकली अमेरिका के करीब रहा करता था। तो ऐसा माना जाता है कि इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA ने इस प्रिंस फैसल को मोहरा बनाकर इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि दोस्तों, इस साजिश के भी कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिल सके हैं कि जिसकी वजह से इस पर पूरी तरह से मोहर लगाई जा सके। इन 2-3 थ्योरीज के अलावा भी शाह फैसल की मौत के साथ और भी बहुत सारी थ्योरीज जोड़ी जाती हैं और यही वजह है कि आज तक इनके कत्ल को एक पहेली के सिवा कुछ नहीं माना जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।